What's up everyone? Welcome back to the channel। एक शानदार और वीडियो और एक शानदार और चैप्टर हम लोग कवर करेंगे आज चैप्टर नंबर 7 दैट इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और फिजिकल एजुकेशन के इसके साथ 4 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे तैयार। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो जी शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर जिसका नाम है फिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजी पीछे आया था, अब फिजियोलॉजी है। तो व्हाट इज फिजियोलॉजी बेसिकली होता गया है। तो देखो इस चैप्टर में हमें मेनली एक तो ये देखना है कि एथलीट्स की बॉडी कंडीशंस के बारे में, इंजरीज के बारे में, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे 4 चीजों पे, स्ट्रेंथ पे, स्पीड पे, एंड्योरेंस पे और फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अब डेफिनेशन भी चेक कर लो। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। यानी अगर कोई एथलीट ट्रेनिंग करता है तो ट्रेनिंग से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर, एंड द बॉडी कंडीशंस ऑफ द एथलीट्स। ठीक है, बॉडी कंडीशंस कैसी होती हैं। इट इज स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल्टर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, किस तरीके से एक्सरसाइज आपके स्ट्रक्चर को ऑल्टर करता है और फंक्शनिंग में बदलाव लेके आता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये मैंने आपको बताया ही कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं फिजियोलॉजिकल जो इंपैक्ट करेंगे आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। परफेक्ट। चलो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। यहां से आपको याद रखना है कि 4 फैक्टर होते हैं जो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्ट्रेंथ याद कर लो सिम्बा। स्ट्रेंथ के लिए क्या याद कर लो, सिम्बा। अब SIMB, ए को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के लिए याद कर लो सिम्बा कि जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ है तो उसमें सिम्बा याद आना चाहिए आपको। नंबर 1 साइज ऑफ द मसल। साइज ऑफ द मसल बहुत सिंपल सी बात है कि यार देखो अगर आपका मसल साइज अच्छा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर मसल छोटा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। लोग जिम में जाते हैं, अच्छी मसल्स बिल्ड करते हैं ना, तो उनकी स्ट्रेंथ भी मसल्स के साथ बढ़ने लग जाती है। जिसकी मसल छोटी होती है उसका स्ट्रेंथ भी कंपैरेटिवली कम होता है। परफेक्ट है। क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल लार्जली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मसल्स। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट बिगर एंड लार्जर मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। बॉडी वेट, अब बॉडी वेट आप जानते हो, जिसका बॉडी वेट अच्छा होगा, एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट होगा, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। जिसका बॉडी वेट स्टैंडर्ड से कम होगा उसमें स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो स्ट्रेंथ का एक फैक्टर आता है बॉडी वेट। बॉडी वेट स्टैंडर्ड है, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बॉडी वेट कम है तो स्ट्रेंथ भी कम होगी। नंबर 3 मसल कॉम्पोजिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी आया है। जब हम मसल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं बेटा तो 2 प्रकार के फाइबर्स हैं जो हमारे मसल में पाए जाते हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। देखो क्या लिखा हुआ है, ईच मसल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। फास्ट ट्विच फाइबर्स, कलर पूछा गया था, व्हाइट कलर के होते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स रेड कलर के होते हैं। अब ये इनका यूज क्या है, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच का क्या यूज है। तो देखो जो हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं व्हाइट वाले, ये स्पीड के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल, और जो स्लो ट्विच है रेड वाले, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्योरेंस के लिए। एंड्योरेंस का मतलब अगर आपको कोई एक्टिविटी लंबे समय के लिए करना है तो स्टेमिना चाहिए ना, तो वहां पे ज्यादा रोल लाल वाले फाइबर्स का होगा। लाल वाले कौन से हैं, स्लो ट्विच। अब सर हमें वहां कैसे याद रहेगा कि लाल वाले स्लो हैं। तो देखो जब रेड लाइट जल जाती है तो रुकना पड़ता है ना, एकदम गाड़ी स्लो होती है, रुकती है, याद रहेगा तुम्हें, रेड वाले से रुकना है, स्लो ट्विच है। और व्हाइट वाले हमारे फास्ट ट्विच है। परफेक्ट है, वो स्पीड के लिए होते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स। इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स का मतलब यहाँ पे हम अपनी मोटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम हमारा कितने अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्ट्रेंथ, जब हम जिम में जाते हैं तो माइंड एंड मसल कनेक्शन की बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप्स कर रहा हूं तो मेरे बाइसेप पे तभी इंपैक्ट आएगा अगर मेरा माइंड भी उसी चीज पे फोकस कर रहा है, कंसंट्रेशन कर रहा है। तो मोटर सिस्टम, नर्वस सिस्टम का भी बहुत इंपैक्ट होता है हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, मसल इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स। द टोटल फोर्स ऑफ मसल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मोटर यूनिट्स। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक्स आ जाते हैं स्ट्रेंथ में, जो आपको याद रखना है सिम्बा। अब चलते हैं अगले वाले पे, जो क्या है, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्पीड।
तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम वही मैंने अभी आपको पीछे बताया कि चाहे स्ट्रेंथ हो चाहे स्पीड हो, हमारे को दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारा बॉडी भी तभी अच्छे से काम करता है जब हमारी नर्व्स जो हमारे माइंड से सिग्नल्स जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। तो जितना अच्छा सिग्नल्स आएंगे उतना अच्छा हम लोग काम कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग फटाफट डिसीजन मेकिंग करते हैं, कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो वो नर्वस सिस्टम अलग अलग होता है हर किसी का, कितना किसका अच्छा डेवलप्ड है, किसका कितना अच्छे से डेवलप नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो दिस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ मसल्स इज मेड पॉसिबल बाय एक्सिटेशन एंड इनिबिशन ऑफ द कंसर्न मोटर सेंटर्स। नर्व्स की बात हो रही है, नसों की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से आप स्पीड डेवलप कर पाओगे। मसल कंपोजिशन मैंने आपको भी बताया, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। तो जब स्पीड की बात होती है तो वाइट वाले फास्ट ट्विच फाइबर्स आपके अच्छे डेवलप्ड होने चाहिए। जब हम एंड्योरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे स्लो ट्विस्ट लाल वाले वो वहां पे यूज होंगे। परफेक्ट। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आप पहले पढ़ के आ चुके हो। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए आपको। आप कभी भी देखो एक रनर एक स्प्रिंटर है जो 100 मीटर स्प्रिंट लगा रहा है, तो शुरू से ही जब फटाफट से शॉट होगा या रेडी सेडी गो होगा तो फटाफट वो एकदम स्ट्रेंथ लगाएगा और पूरी तेज भाग के जाएगा। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है स्पीड के लिए, ठीक है। फॉर एवरी क्विक एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज इंडिस्पेंसिबल। जैसे कि एक क्विक पंच बॉक्सिंग डिलीवर नहीं करा जा सकता अगर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि उसकी बॉडी उसके जॉइंट्स उसको फेवर करेंगे। लेकिन जो कम फ्लेक्सिबल होगा उसकी स्पीड भी उतनी ही कम होगी। इसके बाद आता है बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। बायोकेमिकल रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एनर्जी किस लेवल की स्टोर्ड है, आपके पास एनर्जी किस लेवल की आप कंज्यूम करते हो और किस तरीके से एनर्जी यूज होती है। यानी फॉर मैक्सिमम स्पीड द मसल्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि जब आप तेजी से भागोगे तो एनर्जी कंज्यूम बहुत ज्यादा होगी, तो एनर्जी चाहिए भी तो आपको बहुत ज्यादा। तो क्या एनर्जी रिजर्व्स हैं आपके पास, इस पे भी आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स आए हमारे पास यहाँ पे? 5 फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से आ गए? मोबिलिटी, मसल कंपोजिशन, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। आप इसको याद कर सकते हो, किस तरीके से याद करें? हम इसको याद कर सकते हैं BEMF, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, कोई मेमोरी टेक्निक हमारा बन जाए। जैसे ऊपर सिम्बा बन गया तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा मेमोरी टेक्निक जनरेट करके आप बढ़िया काम कर सकते हो। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वो है अफेक्टिंग द एंड्योरेंस। कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हमारे एंड्योरेंस पे इंपैक्ट डालते हैं? जब हम एंड्योरेंस की बात करते हैं तो एंड्योरेंस का क्या मतलब है? एंड्योरेंस का मतलब आपका स्टैमिना। जब कोई भी चीज़ आपको लंबे समय के लिए करनी है तो वहाँ पे एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। तो एंड्योरेंस कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपके एंड्योरेंस पे इंपैक्ट डालेंगे? नंबर 1 इज एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का जब भी बात होगी तो समझ जाना ऑक्सीजन की बात हो रही है कि आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है। देखो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है उतना अच्छे से आप काम कर पाते हो, उतनी एनर्जी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या है? टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली, एंड्योरेंस में कंटिन्यूअस चलना है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल विच कैन बी सप्लाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब अच्छा ऑक्सीजन होगा, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? नंबर 1 ऑक्सीजन इनटेक, कितने फ्रेश सराउंडिंग से आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना सुबह सुबह बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है, क्लीन होती है बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन इनटेक। दूसरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो लंग से ब्लड में जा रही है किस तरीके से चल रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से काम कर रहा है। ऑक्सीजन अपटेक, अपटेक का मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ है कितना नहीं हुआ, वो सारी चीजें। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड। उसके बाद एनर्जी रिजर्व्स। एनर्जी रिजर्व्स का मतलब क्या है कि आपके पास कितने ऑलरेडी एनर्जी रिजर्व्स हैं। जैसा मैंने बताया था आप लोग को कि सपोज किसी का फास्ट है, अगर किसी का फास्ट है उसने कुछ नहीं खाया तो क्या वो काम नहीं कर पाएगा? पूरा दिन करेगा ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो उसके रिजर्व्स में से आती है। परफेक्ट। तो 4 चीजें हो जाती हैं, ऑक्सीजन इनटेक, ट्रांसपोर्ट, अपटेक एंड रिजर्व। ये सब एरोबिक कैपेसिटी में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। अब देखो जितना अच्छा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस होगा, याद रखना, उतना अच्छा एंड्योरेंस होगा। परफेक्ट। लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस और एंड्योरेंस पॉजिटिवली रिलेटेड है। क्या है? The ability to tolerate higher concentration of lactic acid is a significant factor in determining
anaerobic capacity. The lactic acid tolerance is important for activities that last for about 40 seconds or more. 40 सेकंड या उससे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आगे लिखा हुआ है द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग. ट्रेनिंग से आपकी लैक्टिक एसिड की टॉलरेंस कैपेसिटी इंप्रूव करी जा सकती है. सो इट कैन हेल्प इन इंप्रूविंग द एंड्योरेंस. मूवमेंट इकोनॉमी. मूवमेंट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? ये सीधी सी बात है कि एक रनर जो लंबे समय तक रन कर रहा है और उसकी कम एनर्जी लग रही है, और एक रनर जो लंबे समय तक भाग रहा है और उसकी ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो दोनों में फर्क आएगा या नहीं आएगा? तो वो यहाँ पे मूवमेंट इकोनॉमी की बात कर रही है कि आप मूवमेंट भी कर रहे हो और आपकी एनर्जी भी कम से कम यूज हो रही है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज मूवमेंट इकोनॉमी, कि हमने लड़ाई भी कर ली और थके भी नहीं. देखा ना आपने? अब जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो बहुत चढ़ाई है, कुछ लोग बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ एनिमल्स के ऊपर बैठ के जाते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंस होता है ना? तो वहां पे मूवमेंट इकोनॉमी काम आता है. द इकोनॉमिकल मूवमेंट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर एंड्योरेंस परफॉर्मेंस. अ रनर who can run at a given pace with less energy can continue with the same speed for longer duration. मसल कॉम्पोजिशन फिर से वही बात, एंड्योरेंस के लिए लाल वाले स्लो ट्विच है ना, वाइट वाले नहीं, यहाँ पे हमें स्लो ट्विच की जरूरत पड़ेगी. देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ मसल फाइबर, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच. मैंने आपको बता दिया. स्लो ट्विच यूज होते हैं हमारे पास मेनली. फ्लेक्सिबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? फ्लेक्सिबिलिटी में तो 6 फैक्टर लिखे हुए, आप कोई भी 4 याद रखोगे आपका काम चल जाएगा. तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नंबर 1 मसल स्ट्रेंथ. भाई देखो, फ्लेक्सिबल तभी हो पाएगा इंसान को जिसके अंदर मसल स्ट्रेंथ हो. अब हम अलग अलग योग, अलग अलग आसन्स देखते हैं तो काफ़ी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना, तो उनकी मसल्स में भी तो बहुत स्ट्रेंथ होती है जो लोग योगा करते हैं. तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी पे जो फैक्टर आता है वो आता है मसल स्ट्रेंथ. जॉइंट स्ट्रक्चर, आपका जॉइंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का, इसका एग्जांपल जरूर लिख के आना जो मैंने यहाँ लिखा है. जैसे द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर हैज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन होता है हमारे शोल्डर में, शोल्डर में, हमारे शोल्डर में एज कंपेयर टू अ नी जॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है एज एंड जेंडर. अब एज एंड जेंडर आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, कहीं से भी गिर जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता. वहीं कोई सीनियर सिटीजन अगर वहीं से गिरेगा तो भाई साहब हड्डी हाथ में आ जाएगी. तो क्या होता है, एज के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है. तो एज अगर आपकी बढ़ रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी. तो फ्लेक्सिबिलिटी एज पे भी मैटर करती है. और जेंडर में ये लोग बोल रहे हैं कि यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली है एज पर रिसर्च. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स. आप कितने अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे हो, जितना स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होगी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आप किस तरीके से वार्म अप्स कर रहे हो, आप किस तरीके से हॉट शावर को यूज कर रहे हो या कोल्ड शावर को यूज कर रहे हो. जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 10 मिनट इन अ वार्म बॉथ. 10 मिनट अगर आप गर्म पानी में बात लेते हो, इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है ना. वेयर एज 10 मिनट स्टेइंग आउटसाइड इन 10 डिग्री रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सीधी सी बात है. उसके बाद प्रीवियस इंजरी, अगर पहले कोई इंजरी रही है तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है. देखो, जो नेचुरल मसल्स हैं, नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो नेचुरली होती है. अगर एक पर्टिकुलर मसल पे इंजरी रही है, फिर जब तक वो बहुत अच्छे से 100% रिकवर नहीं होगी तब तक इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी जो पहले थी. तो हम लोगों ने सभी फैक्टर्स देखे चारों ही केसेस में, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को, स्पीड को, एंड्योरेंस को और फ्लेक्सिबिलिटी को. अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम. अब ये टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है, मतलब आप साधारण भाषा में इसे समझ पाओगे और लिख पाओगे. नंबर 1, द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम. जो एथलीट्स जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी मस्कुलर सिस्टम, मसल्स पे क्या इंपैक्ट आता है. आप देखते हो यार, जितने लोग जिम जाने वाले होते हैं या स्पोर्ट्स खेलने वाले होते हैं, क्या उनका मसल्स हमेशा अच्छे होते हैं, टोन्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. यही सब लिखना है यार, और क्या है. नंबर 1 सबसे पहले लिखा हुआ है चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द मसल. इसका मतलब जो एथलीट्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका शेप एंड साइज ऑफ द मसल ग्रो करता है और वो अच्छे वेल बिल्ड स्ट्रांग दिखते हैं. नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज. फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज का मतलब क्या है? बेसिकली कैपिलरीज जब भी बात होगी तो ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है ना. यानी यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा एथलीट्स का, जब एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है एज कंपेयर टू जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते. अब देखो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक के भी कम चांसेस रहते हैं. कारण
उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है, ठीक है। उसके बाद मसल रिमेन इन टोन पोजीशन, ये तो समझते ही हो आप सब लोग, आजकल लोग बहुत फैन हैं जिम्नास्टिक्स के, देख रहे हैं इतने लोग जाके बॉडी बना रहे हैं, तो मसल काफ़ी टोन्ड रहती हैं, वेल बिल्ट रहती हैं और सामने वाला अच्छा दिखता है यार, ठीक है। ये हमारे पास आ गए मस्कुलर सिस्टम में। एक्स्ट्रा फैट नहीं होता आपकी बॉडी पे, मतलब स्लिम ट्रिम दिखोगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं दिखोगे, बहुत पतले भी नहीं दिखोगे। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, जो टिश्यूज कनेक्ट होते हैं, फाइबर अच्छे हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो पावरफुल दिखाई देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारा पूरा बॉडी फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है, हमारा डाइट अच्छा हो जाता है, हम लोग का ऑक्सीजन इंटेक अच्छा हो जाता है, हम लोग के एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज भी बढ़िया डेवलप्ड हो जाते हैं, फाइबर इंटेक अच्छा हो जाता है, मस्ती में सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। दीज टिश्यूज कैन बियर स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेनस एक्टिविटी एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू सम डिग्री। एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, बढ़िया मूवमेंट होगा मसल्स का, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है वो बेटर हो जाता है, यानी कि जो मसल है वो अच्छे से ग्रो करती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। डिलेज फटीग, डिलेज फटीग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप थकते नहीं हो। फटीग का मतलब द टेंडेंसी ऑफ टायर्डनेस, बेसिकली वो, तो थकते नहीं हो। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका फटीग काफ़ी देर में आता है और आपकी स्टेमिना एंडोरेंस काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो ऊपर कौन सा है, मस्कुलर सिस्टम पे। कार्डियो रेस्पिरेटरी क्या है, कार्डियो इज योर हार्ट, जैसे जिम में जाके बोलते हैं ना कार्डियो करेंगे आज, तो कार्डियो में आप हार्ट की ट्रेनिंग करते हो, और रेस्पिरेटरी आप समझते हो पूरा रेस्पिरेशन, यानी हमारे बेसिकली जो हम सांस ले रहे हैं हमारे लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम करते हैं बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन और कार्डियो यानी हार्ट, इन पे क्या इंपैक्ट आता है हमारी एक्सरसाइज का, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर 1 इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। आपका जो हार्ट है वो अच्छे से पंप करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा होता है हार्ट में, तो उसका जो साइज है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिस वजह से आप ज़्यादा बेटर तरीके से ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में होता है और बहुत सारी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। बेनिफिट है, व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज द मसल्स ऑफ द हार्ट इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब होता है कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तो उस टाइम पे कितने बीट्स, अब हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है ना, तो ये जो रेस्टिंग हार्ट रेट है कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका 60 से 100 के बीच में होता है, लेकिन जो लोग एथलीट्स होते हैं उनका 40 से 50 में चला जाता है, और काफ़ी अच्छा रेस्टिंग हार्ट रेट हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या लिखा है, आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट फाइनली बिकम्स मोर एफिशिएंट। इट हैज़ बीन नोटेड दैट हाईली कंडीशनड एथलीट्स कैन हैव देयर रेस्टिंग हार्ट रेट्स इन 30s, यानी 30 तो बहुत ही कम हो गया खैर, लेकिन 40 से 60 के बीच में हमें देखने को मिलता है रेस्टिंग हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है बेसिकली कि हार्ट कितना पंप हो रहा है, ब्लड कितना पंप हो रहा है अच्छे तरीके से, पंपिंग ऑफ द ब्लड, उसको हम स्ट्रोक बोल रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेन्स अप टू 50 से 70 ml पर बीट, 50 से 70 ml पर बीट होता है नॉर्मली अनट्रेंड के लिए। ट्रेंड के लिए 70 से 90 ml पर बीट, देखो कितना बेटर हो गया स्ट्रोक रेट। और जो बिल्कुल ही बेस्ट एंड्योरेंस वाले एथलीट्स हैं, हाईली प्रोफेशनल, उनका 90 से 110 ml पर बीट भी चला जाता है। बीपी बीमारी ऑब्वियसली कम होती है। आप देखो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, उनको यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप लोग सैर करा करो, सुबह आप लोग चला करो। आप लोग के भी घर में अगर कोई ऐसे लोग हैं, यूजुअली आजकल बीपी हर घर में होता है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अर्ली मॉर्निंग सैर होनी चाहिए। रात को भी अगर खाना खा के डिनर करके आप सैर करो, पैदल चलो, तो बीपी की प्रॉब्लम कम होती है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज ब्लड फ्लो अच्छा होगा, अच्छे से पंप होगा। ये सब बेनिफिट्स हैं हमारे पास किसके ऊपर, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम आगे चलते हैं और अब हम चलने वाले हैं इंजरीज की तरफ, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी एथलीट हो, इंजरी इज अ वाइटल पार्ट। भाई चोट तो लगेगी, तो अब कौन कौन सी तरीके की इंजरीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम डिटेल में इस पार्ट में समझने वाले हैं। स्पोर्ट इंजरीज आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, चोट लग सकती है भाई। परहैप्स देयर इज नो प्लेयर हु हैज नॉट बीन इंजर्ड ड्यूरिंग हिज स्पोर्ट्स करियर। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसे इंजरी ना हुई हो। इंडीड इट इज अ नेचुरल टू गेट इंजर्ड, ये तो चलता ही है। अब स्पोर्ट्स इंजरी को अगर हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स आते हैं। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी 1 on 1 कि सॉफ्ट टिश्यू में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं।
उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बोन एंड जॉइंट इंजरीज, जिसमें हम बोन और जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक खत्म करके हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं और हम लोग चलते हैं हमारी नंबर 1, जो कि कौन कौन सी इंजरीज हैं, द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो शुरू करते हैं फिर हम लोग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के साथ। अब देखो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बेसिकली हमारे पास हमें टोटल 6 पार्ट्स में पढ़नी है। आप वहाँ पे चार्ट भी बना देना चाहे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का। तो याद रखना कि जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। भाई हम लोग देखते हैं ना कई बार मोच वगैरह आ जाती है तो दिखती नहीं है, इंटरनल इंजरी है। अब किसी को चोट लगी है बहुत तेजी से, तो कोई कहीं दीवार से टकरा गया, कहीं कुछ हो गया, तो एक्सटर्नल दिखाई देती है ना, वो होती है एक्सटर्नल। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में 2 ये स्ट्रेन और स्प्रेन, ये तो होती हैं आपकी इंटरनल, और बाकी ये 1 2 3 4 ये सब होती हैं आपकी एक्सटर्नल, जो आपके सिलेबस में है इस साल। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, सो दैट हम आगे चल पाएं। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन इज अ मसल इंजरी, अ डायरेक्ट हिट विद और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कोई तेज जल्दी से आके लगी, जैसे मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था, तो हम लोग लेदर से यूजुअली क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं बैटिंग कर रहा था। आज जब बैटिंग कर रहा था एकदम बाउंसर आया, बाउंसर आके सीधा यहाँ लगा। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, यूजुअली पैड्स पहने हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है, तो इधर तो कोई गार्ड नहीं है ना, सीधा यहाँ लगा। मैंने घर आकर देखा पूरा ब्लू हो गया, तो मेरी मम्मी ने कहा यार नील पड़ गया ये तो। वो जो नील है ना, वो बेसिकली यही होता है कॉन्ट्यूजन। ये देखो, ये दिखाया हुआ है ना, नीला नीला हो जाता है। तो ऐसी इंजरी बहुत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्यूजन। अब कॉन्ट्यूजन पढ़ के किसी को समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन जैसे मैं नील बोला ना, तुम समझ गए एकदम से। यही तो है अपनापन बेटा, अपनापन जरूरी होता है चीजें समझने में। सही है जी। इट्स अ टाइप ऑफ हेमाटोमा which refers to any collection of blood outside of a vessel. Contusion is common in boxing, wrestling, कबड्डी में देखने को मिलता है। ठीक है जी, मैंने प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट साथ साथ लिख दिया ताकि आपको अलग से याद ना करना पड़े। तो कॉज क्या है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक बाय इनफ फोर्स, बहुत तेजी से लगती है तो होता क्या है, मसल फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू क्रश हो जाते हैं, स्किन नहीं टूटती है इसमें और कॉन्ट्यूजन हो जाता है। प्रिवेंशन कैसे करना है भाई, सेफ्टी वेयर यूज करो, हेलमेट गार्ड्स वगैरह यूज करो ताकि नील ना पड़े, कहीं लग भी जाए तो। और ट्रीटमेंट क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक बेसिक दर्द की टैबलेट है, उसे लोगे तो फिर दर्द वर्द कम होगा। ठीक है जी। इसके बाद आ गया आपके पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, यूजुअली एक मसल, जब हम बोलते हैं ना कि यार मसल खिंच गई, जैसे चिंटी बोल रही है कि यार यहाँ से कुछ दिक्कत है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। दिखेगा नहीं, इंटरनल होगा। तो क्या है, अ स्ट्रेन इज एन इंजरी टू ईदर अ मसल और अ टेंडम जनरली कॉज्ड बाय ओवर यूज, फोर्स और स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेच हो जाता है कई बार, कोई चीज स्ट्रेच कर रहे थे, ओवर स्ट्रेच हो गया। साइकिलिंग कुछ लोग करते हैं तो खड़े होकर साइकिल चला रहे हैं भाई साहब, पैर में पता चला क्या आ गया, स्ट्रेन। डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ अ इंजरी, अ स्ट्रेन में भी सिंपल ओवर स्ट्रेच हो सकता है और इट कैन रिजल्ट इन पार्शियल और कंप्लीट टीयर। टीयर भी हो सकता है पूरा का पूरा। परफेक्ट है, बड़ा बेसिक सा चीज है। स्ट्रेन अकर सडनली, एकदम से आ जाता है, और डेवलप स्लोली ओवर टाइम, ये आ सकता है। जो सडनली हुआ, अचानक से हुआ, उसको बोलते हैं एक्यूट, और जो ओवर टाइम हुआ उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक है, ये जिम में कई बार ऐसा स्ट्रेन हो जाता है। जो एकदम से लिफ्ट करते हुए आया तो उसको एक्यूट बोलेंगे, धीरे धीरे आया तो उसको हम क्रॉनिक बोलेंगे। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हो, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो, रेगुलर करो, ओवर स्ट्रेच मत कर देना, नहीं तो स्ट्रेन आ जाएगा। ओके। ट्रीटमेंट, आइस पैक्स लगाए जाते हैं और प्रॉपरली उसके ऊपर उसको एक प्रॉपर, अगर किसी के पैर में आया है तो पिल्लो विलो रख के उसे सामने रखते हैं ना रेस्ट पोजीशन में, उस तरीके से स्ट्रेन रिकवर हो सकता है। स्प्रेन, स्प्रेन क्या होता है जी, अब स्प्रेन क्या है, स्प्रेन इज अ स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट। यहाँ पे लिगामेंट की बात, इसको मोच बोलते हैं, है ना। तो अब देखो, मोच से एकदम समझ गए तुम, स्ट्रेन होता है खिंचाव होना, और मोच होता है कि यार वो पैर मुड़ गया एकदम से, जैसे इसका पैर मुड़ गया, देखो दिखाई दे रहा है ना, मुड़ गया तो मोच आ गई। ये कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो जाता है, इसमें फ्रैक्चर तक हो जाता है, लेकिन होता ये बेसिक ही है। स्प्रेन इज द स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट्स, the fibrous tissue that connects bones in the joints. A sprain occurs when you overextend or tear a ligament while surely stressing a joint. किसी joint के ऊपर ज़्यादा stress हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद most common location for sprain is your ankle. Usually ankle पे ज़्यादा देखने को मिलता है। Cause क्या होता है, वही overextend होना, ligament टूट जाना। प्रिवेंशन, स्ट्रेचिंग, सेम ऊपर वाला, स्ट्रेचिंग करने से आप बच सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है इसका, राइस, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। राइस इज द बेसिक ट्रीटमेंट जो एग्जाम में लिख के आओगे आप। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एब्रेशन। एब्रेशन यूजुअली जब हम हिंदी में बोलते हैं कि साइकिल से गिर गया तो वो झिरीट पड़ गई बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा
वो एक्सटर्नल इंजरी आपको दिखाई देगी, देखो जब चिंटू गिर जाता है तो दिक्कत रहती है ना, तो ये वो है। एब्रेशन इंजरीज मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू द मूविंग कॉन्टैक्ट विद अ रफ सरफेस कॉजिंग अ ग्राइंडिंग और रबिंग अवे ऑफ द अपर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। क्या देखो क्या क्या लिख रहा है, हिंदी में बता देता है यार हमें बेसिक सा, लेकिन लिखना यही पड़ेगा तुम्हें कि जब इंजरी होती है आउटसाइड दिखाई देता है ना, पूरे खरोच आ जाती है बढ़िया वाली, उसको हम बेसिकली एब्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन इंजरीज कॉमनली अकर व्हेन एक्सपोज स्किन कम्स विद कॉन्टैक्ट विद अ रफ सरफेस। सीधी सीधी सी बात है। ट्रीटमेंट, पहले उसको क्लीन करो अच्छे से, स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लीस्ट बाय कंप्रेसिंग बैंडेजेस, बैंडेज वगैरह यूज करो, और एंटी टेटनस इंजेक्शन लगेगा भाई साहब ताकि टेटनस ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लेस्ट्रेशन। लेस्ट्रेशन क्या होता है, देखो बड़े ध्यान से देखो, लेस्ट्रेशन होता है कि एक कट लग गया। अब इसको ना तुम्हें एक साथ देखना है, एक तो लेस्ट्रेशन और एक इंसिशन। इंसिशन, इट इज अ कट मेड इनटू अ टिश्यू टू एक्सपोज द अंडरलाइन टिश्यू, बोन और ऑर्गन। ये बेसिकली क्या होता है, जो इंसिशन है ये काफी क्लीनली किया जाता है, मतलब जब डॉक्टर्स वगैरह सर्जरीज करते हैं तो कट लगा के सर्जरी करेंगे ना, तो बहुत क्लीनर कट होगा जिसको बाद में वो स्टिच कर देंगे, इसको बाद में सही कर देंगे, तो वो हमारे पास होगा इंसिशन। और अगर मैं बात करूं लेसरेशन, तो लेसरेशन क्या होता है, वाउंड होता है जो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा लग गया, उल्टा सीधा कट लग गया है ना, तो वो है। मोस्टली लेसरेशन इज द रिजल्ट ऑफ स्किन हिटिंग एन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट हिटिंग द स्किन विद फोर्स, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होगा, पर्सनल इक्विपमेंट, आई प्रोटेक्शन करके चलो, बच के चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रीटमेंट क्या है, सरफेस क्लीन करो इफेक्टेड एरिया की, ब्लीडिंग स्टॉप करो एट द अर्लीस्ट, परफेक्ट है। तो ये तो हो गया कट लग गया, चलते फिरते हाथ में कट लग गया, कहीं से टकरा गए। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, इंसिशन। इंसिशन कैन बी कॉज बाय अ क्लीन शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट, जैसे नाइफ से, रेजर से, ग्लास प्रिंटर से। कैसे करना है, शार्प एजेस से बचना है आपको बड़े ध्यान से। और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, वॉश करो, वही सब सिंपल, सोप या वाटर से। उसके बाद इंसिशन को क्लीन करो, फ्रेश टॉवल से, डिटॉल विटॉल लगाओ, उससे सब सही हो जाएगा मामला, सही है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है गाइस, द बोन एंड जॉइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू मैंने आपको समझा दिया, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोन और जॉइंट में क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं। तो बोन एंड जॉइंट साफ साफ है, बोन्स यानी आपकी हड्डियों की, और जॉइंट्स का मतलब जो आपके अलग अलग जॉइंट्स हैं अलग अलग जगह पे, उनकी इंजरीज। तो इसमें क्या है, अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन अ बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, जब हड्डी टूट जाती है, ब्रेक इन अ बोन। फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है जैसे फॉल, कोई गिर गया, टैकल। स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप्ड ओवर टाइम एंड आर कॉज्ड बाय ओवर यूज। कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर वगैरह जो ओवर टाइम डेवलप हो जाते हैं, छोटी इंजरी बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है, यूजुअली जो जॉइंट्स हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। जॉइंट्स कौन कौन से डिसलोकेट हो जाते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में देखते हो क्रिकेटर्स को शोल्डर डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा होता है। आपने वो मूवी भी देखी होगी, चैन खुली की मैन खुली है, पता नहीं कौन सी है, उसमें शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डिसलोकेशन की, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ गूगल पे कि किस तरीके से डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता है। देखो इस तरीके से डिसलोकेशन होता है, जॉइंट डिसलोकेशन, दिख रहा है ना हमें डिसलोकेशन। अब शोल्डर डिसलोकेशन में ये वाली पूरा डिसलोकेट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, परफेक्ट। ये देखो शोल्डर डिसलोकेशन आ गया, ये वाला इमेज आ गया, जॉइंट डिसलोकेशन आ गया, फिंगर डिसलोकेशन आ गया। तो अलग अलग तरह से जब डिसलोकेट हो जाती है आपकी बोन्स तो उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं, परफेक्ट। डिसलोकेशन आर जॉइंट इंजरीज दैट फोर्स द एंड ऑफ योर बोन्स आउट ऑफ द पोजीशन। जब आपकी बोन अपनी पोजीशन छोड़ के किसी और पोजीशन पे चली जाती है उसको डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, एक ब्लॉ, फॉल, गिर गए या कुछ बहुत तेजी से कोई चीज लग गई, समटाइम्स फ्रॉम प्लेइंग अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, परफेक्ट। जॉइंट लोकेशन ऑल्सो कॉल्ड लुक्सेशन, इसको लुक्सेशन भी बोल देते हैं, अकर्स व्हेन देयर इज अ एबनॉर्मल सेपरेशन इन द जॉइंट। अगर एबनॉर्मल सेपरेशन हो जाए तो उसको लुक्सेशन बोल देते हैं, परफेक्ट। और अगर पार्शियल डिसलोकेशन हो, आधा डिसलोकेशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबलुक्सेशन, परफेक्ट हो गया जी। डिसलोकेशन कैन कॉज बाय अ ट्रॉमा, एक्सीडेंट से हो सकता है या फिर वीकनिंग ऑफ मसल से भी हो सकता है। तो डिसलोकेशन सिंपल है, इसके कॉजेज मैंने आपको ऊपर ही बता दिए सारे, वही हैं, गिर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हो जाता है। सिम्टम्स क्या है डिसलोकेशन के, बहुत ज्यादा पेन होता है, स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, ब्रूजिंग, इंस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, स्टेबल नहीं रह पाता वो। उसके बाद एबिलिटी टू मूव, आप मूव नहीं कर पाते, एक जगह रहना पड़ता है। और विजिबली डिफॉर्म्ड जॉइंट, जो विजिबली डिफॉर्म्ड का मतलब क्या, आप देख पाते हो कि इसका जो फॉर्मेशन है वो इधर उधर हो गया है, तो ये डिसलोकेशन होता है। फ्रैक्चर आप सब जानते हो, फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन अ बोन। फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट इंपैक्ट सच एज फॉल और अ सीवियर टैकल। फ्रैक्चर यूजुअली क्या होता है हमारे पास,
जब हमें देखने को मिलता है कि बोन में ब्रेक आ जाता है तो उसको हम फ्रैक्चर बोल देते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर आ रहा है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? बेसिकली देखो इस तरीके से, एक स्ट्रेस की वजह से जो आ जाता है वो हो जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। ऑफन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ एन एक्टिविटी टू क्विकली। यूजुअली जिम में हो जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, आपने अपनी रिक्वायर्ड से ज्यादा वेट उठा लिया तो स्ट्रेस आ जाता है पर्टिकुलर बोन के ऊपर, तो वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलता है। कई बार स्पोर्ट्स खेलते खेलते स्ट्रेस आ जाता है बहुत ज्यादा बोन के ऊपर, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो किसी भी बोन के ऊपर जब नीड से ज्यादा लोड आएगा तो वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका क्या प्रिवेंशन है? लो इंपैक्ट एक्टिविटीज ऐड करेंगे अगर हम, तो हम इससे बच सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? रेस्ट। सब जगह ट्रीटमेंट में आप रेस्ट लिख के आ सकते हो, कोल्ड थेरेपी सब जगह लिख के आ सकते हो, चलेगा। कोल्ड कंप्रेशन चलेगा, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन वगैरह, एंड अ रिकवरी टाइम ऑफ 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स का रिकवरी टाइम चाहिए। उसके बाद गाइज हमारे पास होता है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक बेसिकली बच्चों में देखने को मिलता है, जो हमारे सॉफ्ट होती है जब बोन्स, तो फ्रैक्चर हो जाता है। यूजुअली इस तरीके से हमें थोड़ा सा ग्रीन स्टिक देखने को मिलता है। अ फ्रैक्चर इन अ यंग सॉफ्ट बोन इन विच द बोन बेंड्स, बेंड हो जाती है। तो बच्चों में काफी ज्यादा होता है कि बोन ही बेंड हो गई, क्योंकि सॉफ्ट होती है ना उस टाइम पे, तो उसको हम ग्रीन स्टिक बोलते हैं। दीज फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमनली अकर विद अ फॉल। प्रिवेंशन क्या है? प्रमोशन ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज अगर कोई करे, एंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो बच्चे के पास, और कैल्शियम का यूज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम जितनी ज्यादा होगी उतनी बोन स्ट्रांग होगी, ये इसमें बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। ट्रीटमेंट क्या है? रिमूवेबल स्प्लिंट्स रिजल्ट्स इन बेटर आउटकम्स, देन कास्टिंग इन चाइल्ड विद लॉरस फ्रैक्चर्स और डिस्टल रेडियस। मैं सिंपल बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तो ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर, जब छोटा बच्चा खेलने के लिए जाए उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसके बॉडी पार्ट्स कवर होने चाहिए, उसको बैंडेज अगर आप बांध के भेजोगे तो बोन को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी, बोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब आप इसके ट्रीटमेंट में लिख सकते हो। फिर कम्युनिटेड फ्रैक्चर किस तरीके से होता है? कम्युनिटेड देखो आप इस तरीके से देख पा रहे हो, ये बहुत खतरनाक होता है जब बोन क्रश हो जाए मल्टीपल पीसेस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। यहां देखो ये हड्डी का क्या बना, चूरा हो गया, तो इसको हम कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं? कम्युनिटेड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रॉमा और वायलेंस हो, मेनली इसके कॉजेज ये होते हैं। कैसे बच सकते हैं आप इससे? हड्डी मजबूत होनी चाहिए भाई, अच्छा फूड खाओ दैट इज रिच इन कैल्शियम एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ट्रीटमेंट एक्सरे होगा, सबसे पहले तो डायग्नोसिस होगा इसका। डायग्नोस होने के बाद उसके बाद फिर डॉक्टर ही करेंगे यार, इसकी तो सर्जरी वगैरह होगी, प्रॉपर प्लेट्स की मदद से सर्जरी होगी तो ही ये ठीक हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स क्या होता है? जब बोन ब्रेक हो जाती है दो पार्ट्स में, उसको हम ट्रांसफर्स बोलते हैं। देखो बीच में से हो गई ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो उसको हम ट्रांसफर्स बोलते हैं। ट्रांसफर्स फ्रैक्चर इज व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज ट्रांसमिटेड दैट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर याद रखना, परपेंडिकुलर टू द बोन। जब बहुत ज्यादा फोर्स आती है तो वहां पे बोन के दो पार्ट्स हो जाते हैं, उसको हम ट्रांसफर्स बोलते हैं। कैसे बचना है, क्या ट्रीटमेंट है? वो लगभग सेम है, बिल्कुल सेम। बचना कैसे है जी? फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट बेयर एक्सरसाइज विल मेक द बोन स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर। बोन स्ट्रॉन्ग हो, कैल्शियम लो, वही सब आप सब में लिख के आ सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है? कैन बी ट्रीटेड एट होम अलॉन्ग विद रेस्ट एंड मेडिसिन। रेस्ट वही 6 से 8 हफ्ते का रेस्ट चाहिए होगा आपको। और अब बैक ब्रेस कॉल्ड TSL और एब्डोमिनल बाइंडर में भी प्रेस्क्राइब टू रिड्यूस द पेन। पेन से बचने के लिए आप पट्टी बांध सकते हो, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ऑब्लिक क्या होता है? ऑब्लिक याद रखेंगे जिसमें बोन डायगनली टूटती है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रांसफर्स में तो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डायगनल दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर इज वन इन विच द बोन ब्रेक्स डायगनली। कॉजेज क्या है इसके? इंजरी हो रही है, फॉल, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, सब में सेम चीजें आपको लिख के आनी है। कैसे बचना है? सेम। ट्रीटमेंट फिर से सेम रहने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड आपको याद रखना है जब क्या होगा? व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी। इसमें क्या होता है? जो ब्रोकन एंड्स हैं वो एक साथ जैम हो जाती है, कि कोई बोन ब्रेक हुई बीच में से और फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे में जुड़ गई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इट इज कॉज मेनली व्हेन समवन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट विद अ ग्रेट इम्पैक्ट। इतनी ज्यादा फोर्स लगी कि हड्डी दो एक के ऊपर एक हो गई, तो ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा सर्जरीज इसमें होती हैं, तब जाके ये ठीक होता है। प्रिवेंशन क्या है? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। सेम यार, सब जगह सेम। ट्रीटमेंट इसका भी सर्जरीज से होता है और प्रॉपर रेस्ट, और वो आप इसके अंदर लिख के आओगे, स्क्रीनशॉट ले लो।
आपका काम हो जाएगा। यूजुअली जो ये फ्रैक्चर वाला पार्ट है ना, इसका प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट लगभग सब में सेम है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। बहुत सिंपल सा चैप्टर था यार। नाम और डायग्राम याद रखना, आपके लिए लिखना आसान होगा। नाम और डायग्राम इधर उधर करोगे तो दिक्कत रहेगी, तो नाम और डायग्राम से रिलेट करना, अच्छे से मेमोराइज करके जाना, तो आपका ये चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। आई होप आपका 4 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे और आपने समझ भी लिए होंगे। मिलता हूं कल, कुछ और करेंगे, कुछ और नई चीज करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।